हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां। आज हम शाहजहां के शासनकाल के बारे में समझेंगे। शासक बनने से पहले शाहजहां ने कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई थी उसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। और दोस्तों, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के बारे में, नूरजहां जुंटा के बारे में, दक्षिण नीतियों के बारे में और पुर्तगालियों से संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों, आज हम शाहजहां के बारे में समझेंगे। शाहजहां समझना दोस्तों, जिसका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझना, 1628 से 1658 तक शासनकाल होता है, लेकिन शाहजहां की मृत्यु जो होती है वह 1666 ईस्वी में होती है। मृत्यु कब होती है? 1666 ईस्वी में मृत्यु होती है। अर्थात 8 वर्ष शाहजहां कैद में रहे थे। किस में रहे थे? कैद में रहे थे, ठीक है ना। ये 8 वर्ष तक कैद में रहे, क्यों डाला गया, इसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझना दोस्तों, हम शाहजहां के जन्म के बारे में समझ लेते हैं। जन्म के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, जन्म की बात करें तो जन्म होता है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है ना। आगे समझना दोस्तों, माता का नाम की हम बात करें, माता, जो माता है दोस्तों उसका नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। अब एक प्रश्न यहां से ऊपर से ही बन जाता है, कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी मां राजपूत थी? तो समझना दोस्तों, जो ये जगत गोसाई है, जिसे इतिहास में जोधाबाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधाबाई भी कहा जाता है। ये दोस्तों जोधपुर से थी। कहां से थी? जोधपुर से थी, ठीक है ना। तो दोस्तों समझना, इसका जो जन्म हुआ था जगत गोसाई से हुआ था, ठीक है। जिसे जगत गोसाई को मलिका जहां भी कहता था, मलिका जहां, ठीक है ना। इस जगत गोसाई से जन्म हुआ था। अब हम ये कह सकते हैं शाहजहां जिसे खुर्रम कहा जाता है, राजपूत मां से थे। अगर हम बात करें पहले मुगल बादशाह जिसकी मां राजपूत थी, उसका नाम था जहांगीर था, जिसका जन्म हरका बाई से हुआ था, ठीक है ना। अब यहां पर हम दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा जो शासक का नाम आता है वो आता है शाहजहां का नाम आता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे समझना, अब एक बात है, इतिहास में कुछ चीजें रटने की बिल्कुल नहीं होती है, समझने की होती है। यहां पर समझना, जब ये खुर्रम शाहजहां, ठीक है ना, जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम था। अब आप ये समझना, जब ये खुर्रम शाहजहां शासक बनने के लिए संघर्ष करेंगे तो उस समय इसका साथ कौन देंगे? जोधपुर के शासक देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भाई इनका ये क्या है? भांजा है। क्या है दोस्तों? भांजा। इसलिए साथ देंगे जोधपुर के शासक। जैसे जहांगीर का साथ किसने दिया था? आमेर के शासकों ने दिया था, वैसे ही यहां पर साथ देंगे जोधपुर के शासक साथ देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे समझना, शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आशफ खां की पुत्री आसफ खां की पुत्री जिसे मुमताज कहा जाता है, मुमताज,
जिसे मुमताज महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमताज महल कहा जाता है, ठीक है ना। मुमताज महल से हो गया, ठीक है ना। किससे हो गया? मुमताज महल से हुआ था। अब आप यहां पर फिर समझना दोस्तों, जो ये आशफ खां हैं, ये किसका भाई है? नूरजहां का भाई है। किसका भाई है? नूरजहां का भाई है, ठीक है ना। अब यहां पर आप समझना, जब ये नूरजहां का भाई है आशफ खां, तो यहां पर जो ये खुर्रम हैं, ये किसके नजदीक आ जाएगा? नूरजहां के नजदीक आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों नूरजहां ने एक संगठन बनाया था, नूरजहां गुट कहा जाता है। उस नूरजहां गुट के जो सदस्य थे, शाहजहां भी उसके सदस्य थे। कौन थे दोस्तों? शाहजहां भी इसके सदस्य थे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जब ये वैवाहिक रिश्ते में, वैवाहिक संबंधों में बंध चुके थे शाहजहां, तो ये शाहजहां भी शुरुआत में नूरजहां के साथ थे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1612 से 1622 ईस्वी तक नूरजहां के साथ रहते हैं शाहजहां। इसके बाद अब जो नूरजहां है, नूरजहां की जो नीयत है वो सही नहीं रहती। नूरजहां की जो नीयत है वो सही नहीं रहती। अब नूरजहां चाहती है, इसकी लड़की का नाम था एक लाडली बेगम। यहां पर आप ये भी समझना, नूरजहां का जो पहला विवाह हुआ था वे अली कुली से हुआ था, और इसी अली कुली से एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था लाडली बेगम। अब इस लाडली बेगम का जो विवाह कर दिया वे शहरयार से कर दिया, जो जहांगीर का एक और पुत्र था। अब नूरजहां ये चाहती थी कि जो राजगद्दी पर बैठे वे कौन बैठे? शहरयार बैठे। इसलिए नूरजहां ने अब शाहजहां का साथ नहीं दिया, या हम कहें नूरजहां की शाहजहां से अनबन हो गई। इसलिए शाहजहां 1622 ईस्वी में इस नूरजहां गुट से अलग हो गए। क्या हो गए दोस्तों? नूरजहां गुट से अलग हो गए शाहजहां, ठीक है ना। यहां तक इनका साथ रहता है। क्यों अलग होते हैं वो प्रक्रिया मैंने आपके लिए समझा दी है, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों एक शाहजहां के जीवन के बारे में हो गया। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, शासक बनने से पहले शाहजहां ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई थी, क्या क्या शाहजहां ने किया था, ठीक है ना। जो खुर्रम से शाह से शाहजहां बन जाते हैं, ठीक है ना। समझना दोस्तों, 1615 ईस्वी में दोस्तों मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी वह इस शाहजहां के प्रयासों से ही हुई थी। इस संधि के तहत मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अमर सिंह के लिए चित्तौड़ के दुर्ग को सौंप दिया गया था, ठीक है ना। और अमर सिंह को मेवाड़ के शासकों को 5000 का मनसबदार भी बनाया था। इसमें मेन मुख्य भूमिका जो निभाने वाले थे खुर्रम, वो कौन थे? शाहजहां। क्योंकि दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां को भेजा गया था और जो जहांगीर थे वो कहां पर थे? अजमेर में थे। कहां पर थे जहांगीर? अजमेर में थे। आक्रमण करने के लिए किसको भेजा गया था दोस्तों? शाहजहां को भेजा गया था। यहां तक बात क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, यहीं पर इसके लिए शाह की उपाधि दी थी। ये याद रखना, शाह की उपाधि। अगर प्रश्न पूछा जाए शाहजहां को शाह की उपाधि कहां पर दी गई, किस विजय के उपलक्ष्य में दी गई थी, तो हमेशा याद रखना मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में।
ये वही मेवाड़ है जहां के शासक महाराणा प्रताप थे। अकबर महान होते हुए भी अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में नहीं ले पाए, और वह काम किसने कर दिया? जहांगीर ने कर दिया। किसकी सहायता से? खुर्रम की सहायता से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1616-17 ईस्वी में दोस्तों अब खुर्रम को कमान सौंपी गई है दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत में दोस्तों दक्षिण भारत में भी खुर्रम की जो नीतियां थी वो सफल रहती हैं, और अब खुर्रम क्या बन जाता है? शाहजहां बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? शाहजहां बन जाता है। हम बात करें जो ये शाहजहां जो नाम मिलता है ये है दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में ही शाहजहां नाम मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो खुर्रम थे, खुर्रम से शाह बने और शाह से अब बन गए शाहजहां बन गए, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है जो ये शाहजहां है, शासक बनने से पहले भी शाहजहां एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते आए हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अब शाहजहां को लगने लगा 1622 की घटना है, 1622 की घटना है, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों किया? विद्रोह के पीछे कारण है। अगर हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के इतिहास में कभी कोई घटना नहीं घटती, क्योंकि याद रखना अगर कोई विद्रोह कर रहा है उसके पीछे कारण है, कोई आक्रमण कर रहा है उसके पीछे कारण है। तो कहने का मतलब ये है हर घटना के पीछे इतिहास में कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है, और एक इतिहासकार का यही काम होता है किसी भी चीज की गहराई में जाना, किसी भी चीज की गहराई में जाना, उसे अच्छी तरह समझना। एक बात समझना, अगर कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और उसमें ऊपर से किसी ने पत्थर मारा और उसके सिर में चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास उसे ले गए और थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई ज्यादा खून निकलने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, और डॉक्टर का काम खत्म हो गया। काश आप इसे जल्दी लेकर आते तो हो सकता है मैं इसे बचा सकता था। डॉक्टर का काम हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब बात आती है इतिहासकार की। इतिहासकार सबसे अलग होता है। अब इतिहासकार क्या सोचेगा? भैया यार इसने पत्थर मारा तो क्यों मारा, इसके पीछे कारण क्या है? कहने का मतलब यह है इतिहासकार हर चीज की, हर घटना के पीछे उसके गहराई में जाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब यह है कि इतिहासकार कब्र खोदने का काम करता है, ठीक है ना। विद्रोह, क्योंकि जो दोस्तों नूरजहां का जो झुकाव था वो किसकी ओर था? शहरयार की ओर था। किसकी ओर था? शहरयार की ओर था। इसलिए दोस्तों विद्रोह करना पड़ा शाहजहां को, ठीक है ना। और दोस्तों 1622 में ही जब शाहजहां ने विद्रोह किया, जब लगने लगा कि मुगल राज दरबार में आपसी फूट चल रही है, उसी समय दोस्तों कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। क्या हो गया दोस्तों? कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां को कांधार पर आक्रमण करने के लिए भी भेजा था किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। लेकिन दोस्तों ये यहां पर आक्रमण ना कर सका, क्योंकि इसको पता था अगर मैं वहां पर चला गया तो यहां की स्थिति खराब हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अंतिम समय में 1626-27 ईस्वी में दोस्तों जहांगीर ने माफ कर दिया। किसको माफ कर दिया? किसको माफ कर दिया दोस्तों? शाहजहां को माफ कर दिया, ठीक है ना। अब स्थिति पहली सी स्थिति बन गई है। अब आप समझना, यहां से दो प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं समझना।
पिछली क्लास में मैंने बताया था जहांगीर ने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था 1599 ईस्वी में। किसने? जहांगीर ने। इसके बाद हम बात करें, शाहजहां ने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1622 से ही चल जाता है, 1626-27 तक चलता रहता है, या 26 तक चलता रहता है। यहां पर समझना, ये जो दो प्रश्न हैं, पहली बार अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? जहांगीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जहांगीर ऑप्शन में ना हो, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया, तो उसमें राइट आंसर आएगा शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। एक बात याद रखना, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, इन तीनों शासकों ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था या राजगद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए थे, युद्ध किए थे। ठीक है ना। और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने तो अपने पिताओं से माफी मांग ली थी, लेकिन औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गए। अपने पिता जीवित होते ही औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा था। इस प्रश्न को आप हमेशा याद रखना। अपने अक्सर बाबर के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बैठते हैं राजगद्दी पर, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बैठते हैं, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बैठते हैं, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां बैठते हैं। एक विद्रोह एक अलग चीज है, लेकिन मृत्यु के बाद बैठते हैं ये। लेकिन औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह है जो अपने पिता के जीवित रहते हुए ही राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, यहां तक दोस्तों ये हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब क्या है दोस्तों, इसके बाद अब शाहजहां की, अब जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? जहांगीर की मृत्यु के बाद, जहांगीर की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, अब दोस्तों क्या होता है? अब ये राजगद्दी है, राजगद्दी है, राजगद्दी है। जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी उस समय शाहजहां वहां पर नहीं थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब ये राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, इस पर दोस्तों दावर बख्श को बैठाया। किसको बैठाया? दावर बख्श को बैठाया राजगद्दी, क्योंकि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना। अब राजगद्दी प्राप्त करने के लिए कौन कौन युद्ध करेगा? एक शहरयार युद्ध करेगा। किसका आश्रय मिला हुआ है? नूरजहां का। सपोर्ट कौन कर रही है? नूरजहां। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है शाहजहां। दूसरा कौन सा है? शाहजहां। इसको किसका साथ मिला हुआ है? इसका ससुर आशफ खां का साथ मिला हुआ है। किसका साथ मिला हुआ है? आशफ खां का। ठीक है, अब समझना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है, जहांगीर की मृत्यु के बाद दोस्तों शहरयार और शाहजहां अब राजगद्दी प्राप्त करना चाहते हैं। अब जो ये नूरजहां है, नूरजहां किसका साथ दे रही है? शहरयार का दे रही है। आसफ खां किसका दे रहा है? शाहजहां का दे रहा है। किसका दे रहा है? शाहजहां का दे रहा है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आसफ खां शाहजहां का इसलिए भी दे रहा है, ये दामाद है किसका? आसफ खां का। और ये दामाद किसका है? ये नूरजहां का है भाई। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, परिस्थिति को, अब नूरजहां ने क्या किया, आसफ खां को बुलाया, अपने पास बुलाया, अपने भाई आसफ खां को बुलाया। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो ये राजनीति होती है ये कभी किसी की सगी नहीं होती है भाई। पहला इतिहास पढ़ लो, आज का इतिहास पढ़ लो, राजनीति कभी किसी की सगी नहीं होती है भाई। ठीक है ना। अब इस नूरजहां ने अपने भाई आसफ खां के पास निमंत्रण भेजा भाई। आसफ खां ये समझ चुके थे कि नूरजहां का इरादा सही नहीं है, और सच्चाई ये भी थी कि नूरजहां का इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था। ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है कि नूरजहां का इरादा बिल्कुल सही नहीं था। नूरजहां क्या करना चाहती थी, आसफ खां को बुलाकर आसफ खां को ये बंदी बना के ये जेल में डालना चाहती थी। आसफ खां नहीं गया। आसफ खां ने अपनी स्थिति मजबूत की
और आसफ खां ने दोस्तों राजगद्दी खाली ना रहे, इसलिए दोस्तों ये खुसरो का पुत्र था। किसका पुत्र था? खुसरो का पुत्र था। ये खुसरो का पुत्र था दावर बख्श। अब आसफ खां ने सोचा कि भाई शाहजहां तो यहां पर है नहीं, राजधानी से दूर है, राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, तो इसको दावर बख्श को राजगद्दी पर बैठा दिया। और इस आसफ खां ने शाहजहां को दोस्तों पत्र भेज दिया कि आप जल्दी आए, और आप इस तरीके की कंडीशन चल रही है, जल्दी आए आप, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों शाहजहां दोस्तों आते हैं, और दोस्तों 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्य अभिषेक होता है। क्या होता है दोस्तों? राज्य अभिषेक होता है। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को राज्य अभिषेक होता है शाहजहां का। अब दोस्तों समझना, जैसे ही शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को पत्र लिखा और कहा मेरे आने से पहले या दिल्ली पहुंचने से पहले जो भी रास्ते में हैं उन सबको हटा दिया जाए। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, अब इस आसफ खां ने देखो कितनी बलियां देनी पड़ती हैं, इस राजगद्दी के लिए कितनी बलि देनी पड़ती है। खून के रिश्तों को भूल जाते हैं। इसके लिए अब आसफ खां ने क्या किया, इस दावर बख्श को मार दिया और जो बाकी जो थे उनको भी रास्ते से हटा दिया। अब आप समझे भाई, ये दावर बख्श बेचारा कुछ काम का ही नहीं था, परिस्थिति में इसको राजगद्दी पर बैठाया था और ये यूं ही चला गया। इसलिए इस दावर बख्श को क्या कहा जाता है? बलि का बकरा कहा जाता है। भाई बलि का बकरा ही तो हो गया भाई, बलि पर ही तो चढ़ाया गया है दावर बख्श को, और दावर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। और दोस्तों 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्य अभिषेक हो जाते हैं। अब शाहजहां शासक बन जाते हैं। अब शाहजहां जैसे ही शासक बनते हैं उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, शाहजहां को शासक बनने के बाद दोस्तों विद्रोह होते हैं। नंबर 1 बुंदेल विद्रोह। ये बुंदेल वर्तमान में ये झांसी वाला क्षेत्र है। कौन सा है? झांसी वाला। बुंदेल विद्रोह, ठीक है ना। यहां पर कौन था जो दोस्तों? जुझार सिंह बुंदेल। ये दोस्तों जुझार सिंह बुंदेल वही है जिसने अब्बुल फजल को किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर मारा था। इसके बाद दोस्तों इस जुझार सिंह का पुत्र था विक्रमजीत, ठीक है ना, विक्रमजीत था। अब दोस्तों इसने क्या किया, ये जो विद्रोह है ये 1628-29 के लगभग का विद्रोह है, ठीक है ना। अब इस विक्रमजीत ने क्या किया, अपनी जनता पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद शाहजहां इसे दंड देने के लिए आए तो फिर जुझार सिंह बुंदेला भी इसके साथ हो गए थे, लेकिन बाद में जुझार सिंह बुंदेले ने माफी मांग ली थी। फिर इन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया 1635 ईस्वी में, और इसके बाद 1635 ईस्वी के बाद ये बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, इसका जो परिवार है ये पूरी तरीके से इन्हें शांत कर दिया जाता है। ये बुंदेला विद्रोह, जुझार सिंह बुंदेला का जो विद्रोह हुआ था ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक विद्रोह और भी होता है खान जहां लोदी का, काफी एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों खान जहां लोदी ने विद्रोह कर दिया। ये खान जहां लोदी दक्षिण भारत में थे, एक बहुत अच्छे सूबेदार थे, ठीक है ना। इसने विद्रोह कर दिया। इसका विद्रोह है जो 1630 का लगभग का है, ठीक है ना। 1630 से 1632 के लगभग का इसका विद्रोह रहता है, ठीक है ना। इसने विद्रोह कर दिया दोस्तों, और इसके विद्रोह को अभी लास्ट में दमन कर दिया जाता है।
पुर्तगालियों का दमन। पुर्तगालियों का दमन 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों का भी दमन किया था। कब किया था? 1632 ईस्वी में, ठीक है ना। पुर्तगालियों का दमन किया था 1632 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो पुर्तगाली थे इनका दमन किया जाता है पुर्तगालियों का, ठीक है ना। ये पुर्तगालियों के साथ सिस्टम क्या था, जो पुर्तगाली थे, जो मुमताज महल थी, कौन? मुमताज महल। मुमताज महल की दासियों को भी इन्होंने लूट लिया था। किसने लूट लिया था? मुमताज महल की दासियों को भी इन्होंने लूट लिया था पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। तो दोस्तों बात क्या थी, जब उसकी दासियों को भी इन्होंने लूट लिया तो दोस्तों पुर्तगालियों से शाहजहां पहले से ही नाराज थे। दूसरी बात यह भी थी, पुर्तगालियों ने शाहजहां का साथ नहीं दिया था, इसलिए भी शाहजहां नाराज थे, ठीक है ना। साथ नहीं दिया था इसलिए भी शाहजहां नाराज थे, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए पुर्तगालियों पर आक्रमण किया शाहजहां ने और बाद में पुर्तगालियों ने माफी मांग ली और दोस्तों इन्होंने कुछ धन भी शाहजहां के लिए दिया था। पुर्तगालियों का जब दमन की बात आती है, एग्जाम में काफी प्रश्न पूछा गया है, पुर्तगालियों का दमन शाहजहां ने किया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मुमताज महल की। मुमताज महल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुमताज महल की, जिसे मलिक ए जमानी भी कहा जाता है। मलिक ए जमानी। मुमताज महल, मुमताज महल जिसका नाम अर्जुमंद बानो था, ठीक है ना। जिसे अर्जुमंद बानो था, अशरफ खां की पुत्री थी। अशरफ खां की पुत्री थी, ठीक है ना। अशरफ खां की पुत्री थी, ठीक है। यहां तक हमारी बात क्लियर हो जाती है। अर्जुमंद बानो अशरफ खां की पुत्री थी, ठीक है। दोस्तों ये जो मुमताज महल है, इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे शाहजहां, जिसे मलिक ए जमानी की उपाधि भी दी थी, ठीक है ना। इससे दोस्तों 14 बच्चों का जन्म हुआ। 14 बच्चों का जन्म हुआ और 14वें को जन्म देते समय क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कौन से बच्चे को जन्म देते समय? 14वें को। और मृत्यु कहां पर होती है? 1631 ईस्वी में मृत्यु होती है बुरहानपुर में मृत्यु होती है, जो कहां पर है? एमपी में है, बुरहानपुर। यहां पर मृत्यु हो जाती है 14 बच्चों को जन्म देते समय, ठीक है ना। अब जो ये 14 बच्चे थे, इसमें से 7 जीवित थे। कितने जीवित थे? 7। नंबर 1 जहां आरा, नंबर 2 दारा शिको, नंबर 3 रोशन आरा, नंबर 4 औरंगजेब, ठीक है ना। नंबर 5 शुजा, ठीक है ना। नंबर 6 मुराद। और नंबर 7वां कौन सा है भाई? 7 में एक लड़की थी, ठीक है ना। एक लड़की तो ये हो गई, ठीक है ना। एक लड़की ये हो गई, ठीक है ना। और एक थी गौहन आरा। क्या नाम था? गौहन आरा। कहने का मतलब ये है 4 पुत्र थे, जीवितों में से 4 पुत्र और 3 पुत्री थी, ठीक है ना। 3 पुत्री थी, ठीक है। ये 7 बच्चे जीवित थे इसके, किसके? मुमताज महल के। और बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की। एक बात और समझना, शुरुआत में मुमताज महल को इसी बुरहानपुर में दफनाया गया था, क्योंकि अगर बुरहानपुर से आगरा उसकी डेथ बॉडी को लाया जाता तो
तो वो सड़ सकती थी, 2-3 दिन का समय लग जाता, तो उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी तो सड़ सकती थी। बाद में बुरहानपुर से उसकी कब्र को खोद कर लाते हैं और आगरा के ताजमहल में उसे दफनाया जाता है, ठीक है ना। यहीं पर मृत्यु हो गई थी। और यह मृत्यु कब हुई थी? 14वें बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु होती है मुमताज महल की। ये मुमताज महल के 14 बच्चे थे, जिसमें 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 जीवित थे, जिसमें 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, ठीक है ना। यहां तक बात हो गई। और इस मुमताज महल की याद में ही किसका निर्माण कराया गया था? ताजमहल का निर्माण कराया गया था। और दोस्तों एक बात और समझना, शत उ निशा खानम, ये नूरजहां की एक बहुत, इसकी मुमताज महल की एक बहुत अच्छी सलाहकार थी, ठीक है ना। मुमताज महल की याद में ताजमहल और सतु निशा इसकी एक बहुत अच्छी सलाहकार थी, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों इनके बारे में हो गया, ठीक है ना। अब आगे हम समझते हैं। अब इसने क्या किया? दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। कहां पर किए? दक्षिण भारत पर आक्रमण। दक्षिण भारत पर आक्रमण, समझना, दक्षिण भारत पर आक्रमण। दोस्तों अहमदनगर 1633 ईस्वी में अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, मिला लिया। समझना, यहां पर जो ये अहमदनगर है, यहां का शासक था सुल्तान हुसैन शाह। कौन थे? सुल्तान हुसैन शाह, ठीक है ना। इसे दोस्तों ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। किसको? सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। एक बात आप समझना, ये जो ग्वालियर का किला है, यह दोस्तों शहजादों की एक कब्रगाह रहा है। यहां पर बहुत से शहजादों को बंदी बनाया गया है, ठीक है ना। आगे समझना, शाहजी जो भोंसले थे, जो शिवाजी के पिता थे। क्या थे? शिवाजी के पिता थे। ये पहले अहमदनगर की ही नौकरी करते थे। बाद में जब अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया मुगलों ने, तो ये बीजापुर की सेवा में चले गए थे। कहां की सेवा में चले गए थे? बीजापुर की सेवा में चले गए थे। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शाहजी जो भोंसले थे, शिवाजी के जो पिता थे, या हम कहें शिवाजी के जो पूर्वज थे, वो प्रारंभ में कहां की सेवा में थे? तो वो अहमदनगर के में थे। बाद में बीजापुर की सेवा में चले जाते। ये दक्षिण भारत का अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था शाहजहां ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिलाया नहीं था, उनसे केवल अधीनता स्वीकार कराई थी शाहजहां, ठीक है ना। ये याद रखना, क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो गोलकुंडा, जिसे हम अभी समझेंगे, गोलकुंडा और जो बीजापुर है, इन्हें मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था दोस्तों? इन्हें मिलाया था औरंगजेब ने, ठीक है। किसने मिलाया था? औरंगजेब ने मिलाया था 1686 और 87 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम समझते हैं, हम समझते हैं गोलकुंडा 1636 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1636 ईस्वी में। गोलकुंडा का शासक था अब्दुल कुतुब शाह।
अब्दुल कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था, अब्दुल कुतुब शाह। तो दोस्तों अब्दुल कुतुब शाह और इसका जो यहाँ का मेन था मीर जुमला, कौन? मीर जुमला था, ठीक है ना, जो यहाँ के एक प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छे पद पर थे, ठीक है ना, तो मीर जुमला थे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब्दुल कुतुब शाह ने भी मुगलों की शाहजहाँ की, हम कहें शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल अधीनता स्वीकार की है, साम्राज्य में नहीं मिलाया था। और ये मीर जुमला मुगल सेवा में चले गए। और एक बात और समझना दोस्तों, ये जो मीर जुमला है एक बहुत बड़े व्यापारी थे ये, और इस मीर जुमला से ही शाहजहाँ के पास कोहिनूर हीरा आया था। ये कोहिनूर हीरा शाहजहाँ के पास किससे आया था? मीर जुमला से आया था। या किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। ये मुगल सेवा में चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों गोलकुंडा के बाद रह जाता है, क्या रह जाता है? बीजापुर रह जाता है। क्या रह जाता है? बीजापुर 1636 ईस्वी में। बीजापुर का शासक था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह, ठीक है ना, आदिल शाह था। इस आदिल शाह ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। कहने का मतलब यह है गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी शाहजहाँ के समय। और जो अहमदनगर था, कौन सा? अहमद जो नगर था, इसे मिला लिया गया, शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। किसको? अहमदनगर को। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। इनसे केवल अधीनता स्वीकार करके इन्हें छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। यहां तक बात आ जाती है ये दक्षिण आक्रमण की, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंधार की। हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं दोस्तों? कंधार की हम बात करते हैं। कंधार, ये जो कंधार है ये दोस्तों भारत का इसे सिंही द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंही द्वार कहा जाता है भारत का, ठीक है ना। ये 1622 में इस पर फारस ने अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? फारस ने। 1639 ईस्वी में अली मर्दान ने शाहजहाँ को सौंप दिया। यहां तक बात हो गई। इसके बाद दोस्तों 1649 में फारस ने अधिकार कर लिया। अब ये किसके पास चला गया? फारस के पास चला गया दोबारा, ठीक है ना। अब यहां पर आप समझना दोस्तों, फारस के पास चला गया है। अब दोस्तों फारस के पास जाने के बाद यहां पर क्या किया जाता है? 1649 और 1652 में यहां पर औरंगजेब को भेजा गया। किसको भेजा गया? औरंगजेब को आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद दोस्तों 1653 ईस्वी में दारा शिकोह को यहां पर भेजा गया था। किसको भेजा गया? दारा शिकोह को भेजा गया था, ठीक है ना। दारा शिकोह को भेजा गया। दारा शिकोह औरंगजेब भी से नहीं जीत पाए कांधार को, और दारा शिकोह ने तो यहां तक ऐसी शेखी मारी थी क्योंकि मैं कंधार को केवल 7 दिन के अंदर ही जीत कर दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं जीत पाया। इस कंधार के चक्कर में दोस्तों 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कितने? 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए। किसके चक्कर में? कांधार के चक्कर में। और उसे जीत भी नहीं पाए, ठीक है ना। ये था दोस्तों कांधार वाला सिस्टम था। और ये 1649, समझना, ये 1649 में मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता है। फिर ये कभी मुगल इस पर अधिकार स्थापित नहीं कर पाते। 1649 ईस्वी को ये परमानेंट मुगलों के हाथ से चला गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, शाहजहाँ ने दोस्तों एक हिजरी संवत था, ठीक है ना, एक हिजरी संवत था।
जिसे हिजरी संवत को जो चलाया था वो किसने चलाया था दोस्तों? अकबर ने चलाया था। नहीं, इलाही संवत, अकबर ने चलाया था इलाही संवत। इलाही संवत, जो इलाही संवत चलाया था ये इलाही धर्म के साथ चलाया था। जो इलाही धर्म चलाया था 1582 को, ये 83 को चलाया था। अब दोस्तों होता क्या है, शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? हिजरी संवत पुनः प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। और दोस्तों सिजदा और पेबास के स्थान पर चाहर तस्लीम चलाई। क्या चलाई? चाहर तस्लीम इसने चलाई थी शाहजहां ने, ठीक है ना। चाहर तस्लीम शाहजहां ने चलाई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, 1657 की घटना है। शाहजहां बीमार हो गए। इसके बाद दोस्तों अब जो शाहजहां के जो पुत्र हैं, अब वह शाहजहां की जब बीमार हो जाते हैं, अब वो ये चाहते हैं सब के राजगद्दी को कौन प्राप्त करे। अब राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए शाहजहां के बेटाओं में आपस में संघर्ष होगा। राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए शाहजहां के बेटाओं में आपस में संघर्ष होगा। इसके साथ साथ जब संघर्ष होगा तो बहनें भी भाग लेंगी। बहनें भी अपने भाइयों को, जो भाई है जिससे उसे लगाव है उसका साथ देंगी। तीनों बहनों ने भी इस उत्तराधिकारी जो संघर्ष होता है इसमें भाग लिया था, ठीक है ना। समझना, सबसे पहले समझना दोस्तों, दारा शिको, जो ये दारा शिको है, ये दोस्तों कहाँ के सूबेदार थे? पंजाब, और पंजाब वाला क्षेत्र इसके लिए दे रखा था। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब, कौन है? औरंगजेब दोस्तों दक्षिण का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? दक्षिण का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब के बाद मुराद कहाँ का था दोस्तों? मुराद गुजरात का सूबेदार था। कहाँ का था? गुजरात का सूबेदार था मुराद। इसके बाद दोस्तों शुजा कहाँ के सूबेदार थे दोस्तों? ये थे बंगाल के सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे? बंगाल के सूबेदार थे, ठीक है ना। अब समझना, इस दारा शिको का साथ किसने दिया? जहां आरा ने। और औरंगजेब का रोशन आरा ने साथ दिया, ठीक है ना। और इस मुराद का गोहन आरा ने साथ दिया। किसने साथ दिया? गोहन आरा ने साथ दिया था, ठीक है ना। मुराद का किसने साथ दिया दोस्तों? गोहन आरा ने साथ दिया। कहने का मतलब ये है, अब जो ये उत्तराधिकार का जो संघर्ष होगा इसमें दोस्तों, उत्तराधिकार का जो संघर्ष होगा इसमें दोस्तों बहनें भी अपने पक्ष, या हम कहें जिसे राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसा यहां पर आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये उत्तराधिकारी का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रारंभ कब हो जाता है? 1658 ईस्वी को प्रारंभ हो जाता है, जो 1659 ईस्वी तक चलता रहता है, ठीक है ना। यहां पर समझना, जो दोस्तों शाहजहां है, शाहजहां राजगद्दी पर बड़ा बेटा भी था दारा शिको, उसी को बैठाना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों परिस्थितियां कैसी हैं? दूसरे भाई भी बैठना चाहते हैं। अब जो ये मुराद है, मुराद भी राजगद्दी पर बैठना चाहता है, शुजा भी बैठना चाहता है। औरंगजेब अभी तक साइलेंट मोड पर है। औरंगजेब बस देख रहा है और अभी राजगद्दी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब होता है दोस्तों उत्तराधिकार में नंबर 1 है बहादुरगढ़ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बहादुरगढ़ का युद्ध होता है दोस्तों। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? बहादुरगढ़ का युद्ध होता है। ये 14 फरवरी
1658 ईस्वी को होता है बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है ना। इसमें शाही सेना जिसका नेतृत्व सुलेमान शिको कर रहे थे, और ये शुजा के मध्य होता है, शुजा के मध्य होता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों शुजा की पराजय हो जाती है। क्या हो जाती है? शुजा की पराजय होती है। कहने का मतलब यह है विजय किसकी हो जाती है? शाही सेना की हो जाती है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद अब जो ये मुराद है, शुजा तो हार गए भाई, बंगाल के से हार गए और बंगाल भागकर चले गए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब मुराद ने औरंगजेब और मुराद के बीच में दोस्ती होती है। इन्होंने कहा जो दारा शिकोह है वो सही आदमी नहीं है, वो धर्म के विरुद्ध है। अब दोस्तों धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया दारा शिकोह को। इसके बाद दोनों चल दिए रास्ते पर। इसके बाद नंबर दूसरा दोस्तों युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध होता है। यह युद्ध दोस्तों 15 अप्रैल 1658 को, ये जो बहादुरगढ़ का है ये दोस्तों बनारस के पास हुआ था। कहां पर? बनारस के पास। और यह युद्ध होता है उज्जैन के पास। कहां पर होता है? उज्जैन के पास होता है, ठीक है ना। यहां पर समझना, इसमें जो थे, इसमें शाही सेना की ओर से इसमें कासिम खां और जसवंत सिंह थे, दोनों थे। और दोस्तों एक और जो दूसरी ओर सेना थी वो औरंगजेब और किसकी थी? मुराद की थी। किसकी थी? मुराद की थी। दोस्तों ये जो कासिम खां था, कासिम खां इतना नहीं लड़ा, जसवंत सिंह लड़ा था। और दोस्तों यहां पर शाही सेना की पराजय हो जाती है। इसके बाद दोस्तों परिस्थितियां बदलती हैं। कौन से युद्ध के बाद? धर्मत के युद्ध के बाद परिस्थितियां बदलती है। और इसके बाद दोस्तों, और इसके बाद औरंगजेब और मुराद आगे चलते चले गए। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जब आगे चलेंगे दोस्तों, अब होगा दोस्तों तीसरा सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा होगा? सामूगढ़ का युद्ध। यह होगा दोस्तों 29 मई 1658 ईस्वी को होता है सामूगढ़ का युद्ध। इसमें औरंगजेब और मुराद की सेना है और दोस्तों इन्होंने शाही सेना को पराजित कर दिया। ये दोस्तों जो सामूगढ़ का युद्ध होता है ये आगरा के पास होता है। कहां पर होता है? आगरा के पास। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों, इस युद्ध के बाद आगरा पर अधिकार स्थापित कर लिया मुराद और औरंगजेब की सेना ने। लेकिन अब आप समझना, अब जो ये मुराद है, अभी तक तो औरंगजेब ने कुछ नहीं किया था, औरंगजेब ने पलटा बदला। औरंगजेब ने अपनी नीतियां चलनी चालू कर दी। औरंगजेब ने क्या किया? इस मुराद को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। किसमें? ग्वालियर के किले में मुराद को कैद कर दिया। अभी तक जो मुराद उसका साथ देता आया है, अब उसे दोस्तों कैद कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों सामूगढ़ के बाद दोस्तों आगरा पर अधिकार किसका हो जाता है? औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद एक युद्ध और होता है दोस्तों, खजुआ का युद्ध। कौन सा? खजुआ का युद्ध। ये जो खजुआ का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में, खजुआ के युद्ध में जो जनवरी में होता है, इसमें शाह शुजा को पराजित कर दिया। और फिर अंतिम युद्ध होता है देवराई का युद्ध। ये जो खजुआ का युद्ध होता है 5 जनवरी
1659 ईस्वी में होता है। देवराई का युद्ध अजमेर में होता है और इस युद्ध के बाद दोस्तों जो दारा सिको थे, दारा सिको को देवराई अजमेर के पास पूर्ण रूप से पराजित कर दिया जाता है और अब अधिकार इसके बाद दोस्तों दारा सिको को कैद करवा दिया जाता है और इसके बाद दोस्तों धार्मिक इस पे धर्म का विरोध करने का आरोप लगाकर, धर्म अंध का आरोप लगाकर दारा सिको को मार दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों राजगद्दी पर 1658 में कौन बैठ जाएंगे? औरंगजेब बैठ जाएंगे, ठीक है ना। औरंगजेब अब राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो समझना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या एक बार आप इसको अच्छी तरह समझ भी सकते हैं, क्योंकि जो ये उत्तराधिकारी जो युद्ध है यहां से प्रश्न काफी बनकर आता है। किसने किसका साथ दिया, या हम कहें कौन कहां के शासक थे पहले, तो ये काफी बनकर यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। दोस्तों 1658 से 1666 ईस्वी तक औरंगजेब शाहबुर्ज में कैद रहे। कहां पर? शाहबुर्ज में कैद रहे। अब आप समझना, ये शाहबुर्ज है, शाहबुर्ज ये है, ये ताजमहल है, ताजमहल ये आमने सामने। शाहबुर्ज की एक खिड़की है जो ताजमहल की ओर खुलती है। शाहजहां खिड़की से ताजमहल को निहारा करते थे, देखा करते थे। क्या करते थे? निहारा करते थे, देखा करते थे दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इस ताजमहल के अंदर मुमताज महल की कब्र इसी के अंदर थी, ठीक है। और आप समझना, जब कैद में रहे शाहजहां, तो शाहजहां की सेवा किसने की थी? जहां आरा ने की थी शाहजहां की सेवा यहां पर। और एक बात याद रखना, औरंगजेब शाहजहां से कभी नहीं मिले। 1658 से 66 के बीच जब तक शाहजहां कैद में रहे तो औरंगजेब शाहजहां से कभी भी नहीं मिले, ठीक है ना, कभी नहीं मिले, ठीक है ना। और जब शाहजहां की 31 जनवरी 1666 ईस्वी को जब शाहजहां की मृत्यु हुई, उसके बाद जहां आरा ने औरंगजेब से यह अनुमति मांगी थी शाही ठाट बाट से शाहजहां को शमशान तक पहुंचाया जाए, लेकिन औरंगजेब ने अनुमति नहीं दी थी। औरंगजेब ने बिल्कुल अनुमति नहीं दी थी, ठीक है ना। और दोस्तों कहा जाता है इसे शाहजहां को फकीर और जो गरीब लोग थे उन्हीं ने इसको दफनाया था शाहजहां को, ठीक है ना। कहते हैं कि वक्त कब कैसी पलटी मार जाए कोई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था शाहजहां के शासन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, शाहजहां के समय से ही, उत्तराधिकारी संघर्ष के समय से ही दोस्तों औरंगजेब की जो कड़ियां हैं वो जुड़नी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, इतिहास की एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।